Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. EMT प्रैक्टिस सेशन के जो सीरीज है उसमें आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन अप्लाइड फिजिक्स 2021 के PYQs, साथ ही साथ PGT स्क्रीनिंग 2023 हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का ही उसके PYQs। तो सिलेबस सेम है, तो PGT का भी इसलिए मैंने क्वेश्चंस ले लिए। तो वही पहले भी मैंने आपको कहा है, फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको कराता हूँ वो ऑलमोस्ट PYQs होते हैं। तो अगर आप लोग मेरे साथ ही PYQs कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग चुका होगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दूसरी चीज़, मैंने आपको हर लेक्चर के अंदर कहा है आपको थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना है अपने। तो वो कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आपकी थ्योरी क्लियर है और उन कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन करने हैं। हालांकि मैं जब आपको क्वेश्चन कराता हूँ तो वो कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करा देता हूँ, पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं होगा। जो बेसिक क्वेश्चन हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आप ये सोचते हैं कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के चले जाएंगे और एग्ज़ाम के दिन आप वहाँ पर क्वेश्चन करने बैठेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। तो भैया प्रिपरेशन कर रहे हो तो तरीके से कर लो। अब उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता कि आपको टाइम नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो प्रिपरेशन तो आपको करनी है, क्योंकि एट लास्ट फ़ायदा जो मिलना है वो आपको ही मिलना है, मेरे को नहीं मिलना है ना। तो किसी भी तरह के कोई एक्सक्यूज़ हैं कि आप सुबह बिज़ी रहते हैं, आपको शाम को फिर कुछ काम होता है, आप क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो ऐसे एक्सक्यूज़ नहीं चलेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करने हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोला गया है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है और हमें पूछा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वेलोसिटी निकाल लेंगे वेव की। तो वेव की वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा अपॉन के। ये क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी? ओमेगा। ओमेगा का मतलब t का मल्टीपल, तो ये कितनी हो गया? ये हो गया 6 × 10⁸। t का जो मल्टीपल है वो ओमेगा होगा और x का जो मल्टीपल है वो होगा k, और ये हो गया 4। तो यहाँ से वैल्यू बन गई 3/2 × 10⁸। अब जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है RI, उस RI की वैल्यू किसके इक्वल होती है? C/V। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 3 × 10⁸ और ये हो जाएगा 3/2 × 10⁸। तो यहाँ से आंसर आएगा आपके पास 2। अब यहाँ पर ऑप्शन में 2 भी है, तो दिमाग लगा के इसका आंसर 2 मत लगा देना, क्योंकि यहाँ आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पूछा है, यहाँ आपसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है। तो यहाँ पर अब आपको फॉर्मूला लगाना है कि n जो है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है μr × ε r। तो μr एक जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके लिए मान लेते हैं 1। तो यहाँ से n किसके बराबर हो जाएगा? √ε r। ये ε r जो है इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ε r की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? n² और n की वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आपको 2 भी दिया हुआ है आंसर में। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और आपने 2 आंसर लगा दिया, आपको दिख गया कि 2 आंसर है, 2 आ जाएगा। और ऐसा होगा भी, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो वो गड़बड़ से अगर आपको बचना है तो ये जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ना और उसमें देखना कि क्या पूछा गया है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है चार्ज Q मूव्स इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक इंडक्शन B। तो चार्ज के ऊपर जो वर्क डन आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएगा, ये पूछा है, या दोनों की वजह से आएगा। तो पहली बात तो ये है कि ये याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज जब मूव करता है तो उस पर जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। क्यों होता है? कि जो मैग्नेटिक फोर्स है F = Q V × B, ये फॉर्मूला होता है। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ गया चार्ज, यानी कि V परपेंडिकुलर हो गया B, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी QVB। और आपको पता है कि वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो वो सर्किल में घूमेगा चार्ज, और सर्किल में घूमने का मतलब है कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। तो अगर आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन के बराबर, तो वर्क डन भी ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा केस ये बन सकता है कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए। पैरेलल होते ही V × B क्या वैल्यू देगा? 0, क्योंकि साइन 0 हो जाएगा, या साइन पाई भी 0 वैल्यू देगा। तो अब फोर्स 0 हो गया, और फोर्स 0 हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। तो आप ये सिंपल सी चीज़ ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो वर्क डन है उसके ऊपर वो क्या आता है? 0 आता है। तो वर्क जो आएगा केवल और केवल किसकी वजह से आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो वर्क डन है वो क्या होगा? 0 होगा।
तो हमारे पास इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, वो मैंने लगाया भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q इज गिवन बाय E इक्वल्स टू Q अपॉन आर स्क्वायर। तो फाई इक्वल्स टू होता है E डॉट डी एस, और यहाँ पर E की वैल्यू है Q अपॉन आर स्क्वायर। Q अपॉन आर स्क्वायर का सीधा सा मतलब है पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के लिए जो उसकी सरफेस बनती है स्पैरिकल बनती है। कौन सी सरफेस बनती है, स्पैरिकल। और स्पैरिकल के केस में अगर आप इसका एरिया लिखते हैं, नॉर्मल सरफेस वेक्टर एरिया वेक्टर लिखते हैं, तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 पाई क्यू। तो इसका मतलब जो सरफेस इंटीग्रल है, या ऐसा बोल लो कि जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। तो हमारे पास सही आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, द वेक्टर पोटेंशियल ऑफ मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज के लिए उसका वेक्टर पोटेंशियल किस किस पर डिपेंड करता है। तो मूविंग चार्ज के लिए उसका जो वेक्टर पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है किस किस के ऊपर, वेलोसिटी और चार्ज। उस चार्ज की वेलोसिटी क्या है और चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट चार्जेस Q माइनस 2Q आर लोकेटेड एट। तो पहले मैं इनको लोकेट कर देता हूँ इसकी लोकेशन। तो यहाँ मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ये हो गया y और ये हो गया z। तो मैंने दो ही ले लिए, x को 0 करना ही है, तो ये नेगेटिव y हो जाएगा, ये पॉजिटिव y, ये पॉजिटिव z और ये नेगेटिव z। तो एक जो चार्ज है उसके लोकेशन है 0 माइनस Q माइनस a और a, तो ये लोकेशन कहीं यहाँ होगी, और यहाँ पर चार्ज कितना बैठा है, Q बैठा है। इसी तरह से दूसरी लोकेशन है 0 AA, तो यहाँ होगा दूसरा चार्ज, और इसी तरह से तीसरी लोकेशन है 0 0 माइनस ए, तो यहाँ जो चार्ज हो गया वो माइनस 2Q हो गया। तो ये हमें लोकेशन दी हुई है। तो हमें अब बोला है द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डाइपोल मोमेंट अगर आपको इसका निकालना है, डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट इसका कैसे निकलेगा, वो निकलेगा चार्ज एल्जेब्रिक समेशन करना है आपको, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ चार्ज विद साइन लेना है, चार्ज विद साइन इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस विद साइन, डिस्टेंस विद साइन आपको लेना है। तो मान लो ये ओरिजिन है यहाँ से, ठीक है। तो पहला जो चार्ज हो गया वो इसके लिए लिख लेता हूँ, और उसकी वैल्यू क्या है, Q है। तो उसकी लोकेशन क्या हो गई, यहाँ पर हो गया A, यहाँ पर हो गया माइनस A, तो y और z में चल रहा है, ध्यान रखना। तो ये होगा AY कैप प्लस AZ कैप, प्लस दूसरा जो चार्ज है उसकी वैल्यू भी कितनी है, Q है, और उसकी लोकेशन हो गई माइनस AY कैप और प्लस AZ कैप, और तीसरा जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 2Q है। तो माइनस 2Q के हिसाब से, और लोकेशन इसकी हो गई 0 Y कैप और माइनस का AZ कैप, माइनस का AZ कैप। तो इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा QAY कैप प्लस QAZ कैप, ये बन गया। फिर यहाँ से माइनस QAY कैप, और ये बन गया प्लस QAZ कैप, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2QA और Z कैप। तो यहाँ से y और y कैंसिल हो गया, 2 ये जुड़ गया और 2 ये बन गया, तो टोटल कितना हो गया, 4। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4QA, और किस डायरेक्शन में, Z डायरेक्शन में, तो अलोंग द Z एक्सिस। सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर बेंट इनटू द शेप ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। तो 2 सेमी सर्कल्स बना दिए, एक सेमी सर्कल बन गया ये, और एक सेमी सर्कल बन गया ये, तो ऐसा बना दिया। दोनों की रेडियस अलग अलग है, एक की रेडियस है 1 मीटर की, और दूसरे की जो रेडियस है वो कितने की है, 2 मीटर की। तो करंट जो है मान लेते हैं इस तरह से फ्लो कर रही है, तो इसको मैंने नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2। तो हमें पता है कि आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल। तो यहाँ जो सेंटर पर एंगल बनेगा, जैसे ये है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये पूरा एंगल, तो ये एंगल कितना होगा, पाई होगा। तो दोनों ही केसेस में यहाँ पर एंगल कितना होगा, पाई होगा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, ऐसे फिंगर को कर्ल कर दोगे करंट की डायरेक्शन में, और थंब जिधर की तरफ जा रहा होगा वह मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो पहले वाले के लिए जब आप निकालोगे तो क्या बनेगा, B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R1, और इसका एंगल कितना हो गया, पाई हो गया। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4R1, और इसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है, इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ जा रही है। इसी तरह से दूसरे वाले का लिखोगे तो वो लिखा जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन, वो बन जाएगा 4R2, और इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर करंट अब ऐसे चल गया।
तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा बी नेट, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा B1 माइनस B2। तो यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया म्यू नॉट आई अपॉन 4, तो ये बन गया 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ वैल्यू डाल दो तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया म्यू नॉट आई अपॉन 1/2 अपॉन 4 और इंटू 1/2। अब हमें बहुत अच्छे से पता है म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। तो यहाँ वैल्यू डाल दो तो ये हो गया 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 अपॉन 4 और इंटू आई की वैल्यू कितनी गिवन है 2 एम्पियर और अपॉन ये 2 हो गया। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये आंसर जो हमारे पास आ गया वो आ गया पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। अब पाई की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होती है, तो उसको 3 के लमसम लेके आंसर हम निकाल देंगे। तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है स्पेयर ऑफ रेडियस आर कैरीज पोलराइजेशन पी आर इक्वल्स टू के आर वेक्टर। तो वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी बतानी है, तो उसका फॉर्मूला होता है रो बी इक्वल्स टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी। तो अगर मैं बात करूं स्पेयर के लिए, तो स्पेयर के लिए डाइवर्जेंस को हम कैसे लिखते हैं, पहला टर्म लिखना है माइनस 1/r² डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर, और जो भी आपको वेक्टर दिया है तो यहाँ पर वो वेक्टर आ गया। अब वैल्यू डालो, वैल्यू डालोगे तो क्या लिखा जाएगा माइनस 1/r² डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर, और ये क्या वैल्यू हो जाएगी के आर वेक्टर। अब ये वेक्टर में लिखा हुआ है तो आर कैप बराबर क्या होता है आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर को हम चेंज कर सकते हैं आर का मैग्नीट्यूड और आर कैप, तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसको आप क्या लिखोगे माइनस 1/r² डेल अपॉन डेल आर, ये हो गया आर क्यूब बन जाएगा क्योंकि आप आर वेक्टर को चेंज कर रहे हो, और के और आर कैप। तो अब आपको आर क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है आर के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से माइनस 1/r² तो रहेगा ही रहेगा, और ये बन जाएगा 3kr²। तो यहाँ r² से r² कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा हमारे पास -3k। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -3k। ये जो लिखा है मैंने स्पेरिकल सिस्टम के लिए, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए जो डाइवर्जेंस का टर्म बनता है पूरा, उसमें पहला टर्म आपको याद रखना है, मैंने बहुत बार आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m मूविंग विद स्पीड v एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड b परपेंडिकुलर। तो यदि v परपेंडिकुलर हो जाता है b के, तो उस केस में जो चार्ज पार्टिकल है वो किस में जाएगा, सर्किल में जाएगा, और सर्किल की जो रेडियस होगी वो किसके बराबर होगी r इक्वल्स टू mv अपॉन क्यू बी। इसके बराबर होगी mv अपॉन क्यू बी। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके इस तरह से लिख देता हूँ q अपॉन m और इंटू बी। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि r प्रोपोर्शनल है 1/QB के, यानी कि रेसिप्रोकल है Q बाय M के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो Q बाय M के रेसिप्रोकल है, और साथ ही साथ आपको देखने को मिल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके भी रेसिप्रोकल है। तो पहला ऑप्शन है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q बाय M, गलत हो गया। दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q बाय M एंड B। तो Q बाय M के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और B के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ट्रैवलिंग वेव इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है, यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है। वो पहला वाला क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट रिपीट सा ही हो रहा है। v इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा अपॉन के। ओमेगा की वैल्यू आपको कितनी दी है 10⁻⁹, और k की वैल्यू कितनी हो गई 4, 1/4। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हो 10 × 10⁸ अपॉन 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 × 10⁸। कितना हो जाएगा 2.5 × 10⁸। तो सही आंसर जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास बी। तो सही आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ क्यूब हैज़ अ कांस्टेंट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक क्यूब बना लो और उस क्यूब के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है यानी कि उसकी वैल्यू वी दी गई है। हमें बोला इसके अंदर जो चार्ज है वो 0 है, तो अगर अंदर चार्ज 0 है तो पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होने का मतलब v इनसाइड बराबर क्या हो जाएगा, v सरफेस। तो सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है वही कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, यानी कि सेंटर पे भी वही आएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर क्या होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम का है। यहाँ पर हमें डायग्राम बना के दिया है, हमें नेट फ्लक्स बताना है अलग अलग सरफेस से। तो इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखो तो इस डायग्राम के अंदर S1 सरफेस से जो फ्लक्स आएगा, तो S1 सरफेस के अंदर, S1 सरफेस ये वाली सरफेस हो गई, और इसके अंदर दो चार्ज आ रहे हैं, एक आ रहा है -2q और एक चार्ज आ रहा है इसके अंदर +q। तो यहाँ से जो नेट चार्ज हो गया, नेट चार्ज, तो नेट चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई -q। तो फ्लक्स जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -q/ε0, -q/ε0, यानी कि यहाँ पर ε0 नहीं लगाया हुआ है, ये लगा लो आप यहाँ पर। तो आंसर हमारे पास ए का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो ए का आंसर हो गया एस। ठीक, पहला गलत हो गया, सी गलत हो गया और डी गलत हो गया। तो आंसर तो वैसे ही पकड़ में आ गया बी, बाकी की भी आप निकाल ही लो। दूसरा है S2, तो S2 सरफेस कौन सा हो गया, ये वाला। तो S2 जो सरफेस है, S2 सरफेस के अंदर दो चार्ज आ रहे हैं, एक आ रहा है प्लस का Q और एक आ रहा है माइनस का Q। तो नेट चार्ज की जो वैल्यू है, नेट चार्ज, उस नेट चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ से फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0, यानी कि जो S2 है उसके लिए ऑप्शन आ जाएगा R। इसी तरह से हमें निकालना है थर्ड के लिए S3। तो S3 के अंदर तीनों चार्ज आ रहे हैं। तो S3 की अगर मैं बात करूं तो इसमें तीनों चार्ज आ गए, कौन कौन सा, एक आ गया 2q प्लस का, एक आ गया +q और एक आ गया -q। तो नेट चार्ज यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ 2q बच गया नेट चार्ज। तो 2q बच गया, तो 2q/ε0। तो सी का जो ऑप्शन है वो कितना हो जाएगा, -2q बच जाएगा, यहाँ पर ये माइनस लिखा हुआ है। तो सी के लिए हमारे पास जो सही आंसर है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा पी। तो सी का आंसर पी हो गया, फिर डी का दिख रहा है साफ साफ आर हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को इस तरह से आपको सॉल्व करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेट चार्ज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है चार्ज पार्टिकल विद चार्ज क्यू एंटर्स अ रीजन। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और जो चार्ज पार्टिकल है वो इनके परपेंडिकुलर एंटर कर गया। और परपेंडिकुलर इस तरह से एंटर करा है कि विदाउट एनी चेंज वो मोशन कर रहा है। तो इफ चार्ज पार्टिकल गोज इन अ स्ट्रेट लाइन, गोज इनटू अ स्ट्रेट लाइन, तो अगर वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन में चला जाता है विदाउट एनी डेविएशन, तो उसका मतलब क्या हो गया, QE इक्वल्स टू क्या हो गया, QVB हो गया। और यहाँ से V की वैल्यू क्या बन जाएगी, E/B। यहाँ से V की वैल्यू क्या बन जाएगी, E/B, ये वैल्यू बन जाएगी। तो ये वैल्यू हमें बनानी है। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन, इसको चेक करो। तो V इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, E×B/B²। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आप इसको लिख सकते हो EB sin 90 डिग्री, और यहाँ पर ये B² है, B²। तो sin 90 डिग्री 1 वैल्यू देता है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, E/B, यानी कि ये ही रिलेशन हमें चाहिए और यहाँ से ये बन गया। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर एन इनफाइनाइट शीट, तो इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए और उस पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द शीट और उसकी वैल्यू होगी σ/2ε0। तो हमारे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू द शीट एंड अवे फ्रॉम द शीट। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, इन अ चार्ज होलो मेटल कंडक्टर, एक होलो मेटल कंडक्टर के अंदर उसका जो चार्ज है वो उसकी आउटर सरफेस के ऊपर रिसाइड करता है। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर हमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, उसके अकॉर्डिंग मैच कराने ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है उसमें लिखा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल का ही है, यहाँ पर डायग्राम भी मैंने शो किया हुआ है इस तरह से। तो जो थंब है वो किसको बताता है, वो बताता है फोर्स को। थंब जो है वो किसको बताता है, फोर्स को, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। ये वाली जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर जिसको हम बोलते हैं, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को, और ये वाली जो फिंगर है, मिडिल फिंगर, ये किसको बताएगी, करंट को। तो जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो हमें किसके बारे में बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट का सही आंसर थर्ड हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन ए कट गया, बी कट गया और डी कट गया। तो सही आंसर तो तुम्हारा सी आ गया, वैसे ही पकड़ में आ गया। बाकी भी देख लेते हैं। बाकी में राइट हैंड थंब रूल ऐसे,
ये करा, तो राइट हैंड थंब रूल से हमें क्या मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ड्यू टू करंट। तो ये मैग्नेटिक लाइंस की करंट मिल रही है और ये करंट थंब किसको शो कर रहा है, करंट को। तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड का फोर्थ आ जाएगा। फिर हमें बोला बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ बताएगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि थर्ड का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड। और राइट हैंड रूल ये मैंने बनाया हुआ है, तो राइट हैंड रूल में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर, ये बताएगा किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये बताएगा किसको, करंट की जो डायरेक्शन है उसको। तो यहाँ से हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया इसका। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल whose kinetic energy equals to its rest mass energy enters normal to magnetic field and travels into a circular trajectory। देखो रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल के लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी E के बराबर होती है E माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये बोला है ये किसके बराबर है, रेस्ट मास एनर्जी के है। तो रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है, एम नॉट सी स्क्वायर, तो ये इसके इक्वल है। तो यहाँ से E की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, 2 एम नॉट सी स्क्वायर। तो E बराबर होता है एम सी स्क्वायर, तो यहाँ बन गया एम सी स्क्वायर और 2 एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम को हम लिख सकते हैं एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो गया 2 एम नॉट। तो एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू बनेगी हमारे पास, ये वैल्यू बनेगी 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो v इक्वल्स टू, इसको मैं v1 लिख रहा हूँ, तो v1 इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, √3/2 और इंटू सी, ये वैल्यू हो गई पहले केस में। हमारे पास सर्किल के लिए r इक्वल्स टू होता है mv अपॉन QB, तो R1 प्रोपोर्शनल हो गया किसके, V1 के, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस है कि रेस्ट मास एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है रेस्ट मास एनर्जी की ट्वाइस हो जाती है। तो सेकंड केस में, सेकंड केस में क्या हो रहा है, फॉर्मूला तो यही यूज़ करना है। तो E के इक्वल्स टू 2 एम नॉट सी स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया, 2 एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल्स टू E माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ से E की वैल्यू बन गई 3 एम नॉट सी स्क्वायर, और इसको मैंने लिख दिया किसके बराबर, एम सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन गया 3 एम नॉट इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो एम नॉट से एम नॉट कैंसिल, तो यहाँ से बनेगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 8/9, है ना, 1/3 हो जाएगा, और 1/3 का स्क्वायर करोगे तो 1/9, और वो 1 में से माइनस हो जाएगा तो 8/9। तो यहाँ से v की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 2√2/3 और c, ये वैल्यू आ जाएगी v2 की। तो अब यहाँ से ये लगा लो R1/R2 या R2/R1। तो R2/R1, R2 की वैल्यू कितनी है, R0, और R1 की वैल्यू है R। V2 की वैल्यू कितनी बनी है, 2√2/3c, और V1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर बनी थी, √3/2 बन रही है ना, और इंटू सी, तो सी से सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ ये बन गया 4√2/3√3। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे कि ये वैल्यू लेस देन क्या आ जाएगी, R0 आ जाएगी। सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ 4√2 को आपको डिवाइड करना है 3√3 से, 4√2 को 3√3 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1 से कम आएगी। 1 से कम आने का मतलब है कि सेकंड केस वाले की जो रेडियस है वो इनिशियल वाले की रेडियस से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, पोटेंशियल फंक्शन x² माइनस y² प्लस जेड सेटिस्फाइज। तो डेल स्क्वायर फाई मैं ये निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से del2/del x2 ये हो जाएगा x² प्लस del2/del y2 ये हो जाएगा माइनस y², और एक हम कर लेंगे del2/del z2 ये हो जाएगा z। पहले वाले में बन जाएगा 2, दूसरे वाले में बन जाएगा -2, और तीसरे वाले में 0 आ गया, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। और 0 आने का मतलब है कौन सी इक्वेशन हो गई, ये लाप्लास इक्वेशन हो गई। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, लाप्लास इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव चार्ज है वो उसको एक क्यूब के कॉर्नर पर रखा है यहाँ पर, तो हमें ये जो फेस है इससे वैल्यू बतानी है इसकी फ्लक्स की। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो डायग्राम दिखा हुआ है, तो ये ब्लैक वाला जो डायग्राम है क्यूब का ये वो है जो हमें गिवन है। तो हमने इसके ऊपर और नीचे और साइड में क्यूब को इस तरह से सेट किया कि ये जो क्यू चार्ज है ये सेंटर में आ गया, एक बड़ा क्यूब बन गया और बड़े क्यूब के सेंटर में आ गया।
तो बड़े क्यूब के लिए जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बड़े क्यूब का फेस ये हो गया पूरा का पूरा, ये बड़े क्यूब का फेस हो गया। टोटल फेस कितने होते हैं, 6। तो फाई फेस जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट एक फेस से। और यहाँ पर ये जो फेस मिलकर बना है कितने से मिलकर बना है, 4 से। तो ये 4 से मिलकर बना है, तो फाई ये ब्लैक वाले के लिए तो फाई EFGH वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन, इसको 4 से और डिवाइड कर दो तो 4 इंटू 6 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आ जाएगा Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आ जाएगा Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज कन्वर्टेड टू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट। पहले तो वोल्टमीटर बना लो। तो जो रेजिस्टेंस है वो 10 किलो ओम का है, तो 10 किलो ओम का मतलब हो गया 10,000। और जो वोल्टमीटर बनाया है हमने, ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। तो पहले केस में क्या होगा, V इक्वल्स टू IR, ये हो गया V इक्वल्स टू IG मतलब गैल्वेनोमीटर की करंट। तो V की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट है। IG यहाँ से हम निकाल लेंगे, R की जो नेट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10,000 प्लस 100। तो यहाँ से IG की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 1 मिली एम्पियर। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 1 मिली एम्पियर। ठीक है। दूसरा केस जो है जिसमें हमने इसको अमीटर बना दिया, तो ये अमीटर बन गया, तो ये बन गया अमीटर। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया शंट रेजिस्टेंस, और ये हो गई करंट IS, और ये करंट हो गई कौन सी, IG। तो IS किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है I माइनस IG। IS किसके बराबर होता है, I माइनस IG। और I की जो वैल्यू हमें दी हुई है वो 1 एम्पियर दी हुई है। तो दोनों पैरेलल में है, तो वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो वोल्टेज सेम होगा, तो इसको मैं लिखूंगा IG इंटू जी, और इसको हम क्या लिखेंगे, I माइनस IG इंटू एस। दोनों के अक्रॉस वोल्टेज को सेम कर दिया। तो IG की वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 1 मिली एम्पियर, तो 1 इंटू 10 पावर माइनस 3। G का जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, वो कितना दिया हुआ है हमें, 100। तो यहाँ 100 लिख दिया मैंने। I की जो वैल्यू 1 एम्पियर है, और उसमें से 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 को हमने माइनस कर दिया, और S की हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से S की वैल्यू जब निकालोगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली आएगी 0.1 ओम। तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.1। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।